ये है Xbox Series S, जिसको सब लोग एक फ्लॉप्ड कंसोल मानते हैं। लेकिन क्या ये सही में इतना बेकार कंसोल है? यही सब जानने के लिए मैंने इसको मंगवा लिया। लेकिन इसका डब्बा खोलने से पहले मैं बता दूं कि ये नवंबर 2020 के अंदर लॉन्च हुआ था। इसी साल 2020 के अंदर ही सितंबर के अंदर PS5 भी लॉन्च हुई थी। इसी वजह से इसको और इसके भाई Xbox Series X को दोनों को नेक्स्ट जेन कंसोल कहते हैं PS5 की तरह। जो Series X है वो फुल पावरफुल एंड एक एक्सपेंसिव कंसोल है हाई एंड गेमर्स के लिए। लेकिन ये सीरीज है थोड़ा कम पावरफुल और बजट रेंज का कंसोल है, ताकि एंट्री लेवल गेमर्स के लिए और कैजुअल गेमर्स के लिए भी माइक्रोसॉफ्ट एक कंसोल मार्केट में अवेलेबल रख सके, ताकि वो फुल मार्केट का शेयर खा सके। तो अब उनकी सोच तो बहुत सही थी और उसी सोच को सलाम करने के लिए मैं का इसका डब्बा खोल। तो डब्बा मुझे ओरिजिनल नहीं मिला क्योंकि ये एक सेकंड हैंड कंसोल खरीदा मैंने, और आज की डेट में सीरीज एक्स और एक्स दोनों ही कंसोल्स ब्रांड न्यू मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अगर आपको खरीदना है तो ये सोच के खरीदना पड़ेगा कि आप सेकंड हैंड ही खरीद रहे हो, अच्छी कंडीशन का भी देखना पड़ेगा। मतलब काफी तामझाम है, आगे सब बताऊंगा। एंड मुझे ये कंसोल कितने का पड़ा आज की डेट में वो भी आगे पता लग जाएगा। अभी मैं का ये जाली वाला ही डब्बा खोल लेते हैं। जो डब्बा खोलते ही ऊपर ही कंसोल का कंट्रोलर पड़ा था, बिल्कुल मिल्की व्हाइट कलर का। फिर डब्बे के अंदर से निकला अपना कंसोल, जो कि दिखने में बड़ा ही छोटू सा और बड़ा ही प्यारा सा कंसोल है। बाकी निकली एक HDMI की केबल और एक निकली पावर कोड। मुझे ये वाली सारी वायर्स ओरिजिनल मिली है, लेकिन सेकंड हैंड कंसोल खरीदने के टाइम अब अपने हिसाब से सारी की सारी चेकिंग कर लेना कि सब चीज ओरिजिनल हो, कंसोल की सील खुली ना हो, कंसोल के ऊपर ज्यादा स्क्रैचेस ना हो, डेंट ना हो। इसको आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल किसी भी तरह से रख सकते हो, क्योंकि दोनों साइड आपको रबर के फीट्स मिलते हैं, जिसके साथ आप इजीली इसको खड़ा भी कर सकते हो और लिटा भी सकते हो। एंड अलग से आपको PS5 की तरह 5000 का स्टैंड नहीं खरीदना पड़ेगा। ऊपर से और नीचे से हवा की इनटेक करता है, एंड इस वाली जगह से ये हवा बाहर फेंकता है, जहां से ये कूल रहता है। पीछे वाली साइड आपको सारे पोर्ट्स मिलते हैं। जिस पोर्ट्स को बताने से पहले मैं ये बता दूं कि हर एक पोर्ट के ऊपर डिफरेंट डॉट्स बने हुए हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी आपका कंसोल पीछे को पड़ा होता है। हाथ डाल के फिंगर लगा के देख सकते हो कि ये कौन से वाला पोर्ट है। पोर्ट ही बता रहा हूं। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको मिलता है एक लैन का पोर्ट। पर्सनली मैं रिकमेंड यही करूंगा कि ऑलवेज हार्ड वायरिंग यूज करो, क्योंकि खराब इंटरनेट किसको ही पसंद आता है। उसके बाद दो हाई स्पीड वाले USB के पोर्ट्स मिलते हैं। फिर मिलता है एक HDMI 2.1 का पोर्ट। सही बताऊं तो मैं इस कंसोल के लिए भी राइट नाउ क्वेश्चन मार्क में हूं, क्योंकि 2.1 के लिए तो आपको VRR 4K 120 हर्ट्ज ALLM पास थ्रू बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। तो क्या ये उन सब चीजों को निकाल पाता है? उसके बाद है एक स्टोरेज का एक्सपेंशन कार्ड, जिसकी राम कथा मैं आगे बता देता हूं क्या है कैसे है। फिर है एक पावर सप्लाई की, जो पावर सप्लाई PS5 और PS4 में भी बिल्कुल सेम लगती है। अब अगर पावर सप्लाई दे ही दी तो मैं का कंसोल को ऑन करके उसका UI भी देख ले भाई। पूरी यूआई माइक्रोसॉफ्ट वाले ग्रीन कलर की है। जैसे प्लेस्टेशन ने अपना ब्लू पकड़ रखा है, इन्होंने ग्रीन पकड़ रखा है। ये भी सही है भाई। सबसे पहले तो जॉन सी भी आपकी प्लेड या इंस्टॉल्ड गेम्स है। जब भी आप उसकी इमेज के ऊपर जाते हो, सारे का सारा बैकग्राउंड का वॉलपेपर और थीम म्यूजिक वही वाली की बजने लग जाती है, जिससे बहुत ही क्रेजी और बहुत ही इमर्सिव फील होता है, क्योंकि वो जो गेम्स की ऑफिशियल थीम्स होती है ना, उसी से ही फुल वाइब बन जाती है। जैसे ही नीचे जाते हैं, एप्लीकेशन वगैरह सारी ऑप्शन है, बट इनका यूआई बहुत ज्यादा फोकस्ड है गेम पास के ऊपर। इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट वालों ने इतना हाईलाइटेड रखा हुआ गेम पास को। ओवरऑल काफी सिंपल और स्लीक सा यूआई है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करी हुई, सारा कुछ बहुत ही सीधा सीधा है। अब अगर यूआई के बारे में ही बात कर रहा हूं, तो मैं इसकी मोबाइल ऐप के बारे में भी बता दूं, जो कि बहुत ही एक एडिशनल और बहुत ही इजी कर देती है एक्सबॉक्स को कंट्रोल करने में। क्योंकि जैसे ही आप अपने मोबाइल में एक्सबॉक्स वाली आईडी को लॉग इन करते हो, सब कुछ सिंक हो जाता है। आपने कौन सी गेम खरीदी हुई है, गेम पास में आपके पास कौन सी गेम्स है, कौन सी गेम राइट नाउ कंसोल में इंस्टॉल्ड है, या कौन सी गेम आप इंस्टॉल कर सकते हो, सारा कुछ आपकी मोबाइल ऐप के अंदर दिखता है। और आप अपनी मोबाइल ऐप से डायरेक्टली गेम्स को परचेज कर सकते हो, गेम पास को परचेज कर सकते हो, उसका ऑटो पे ऑन कर सकते हो या ऑफ कर सकते हो। फिर डिस्काउंट्स वहीं से एक्सेस कर सकते हो, सारी की सारी सेल्स को वहीं से एक्सेस कर सकते हो। इवन के अगर आपको कोई भी गेम अपने कंसोल में डाउनलोड करनी है, आप अपने मोबाइल से ही डाउनलोड भी कर सकते हो, और मोबाइल से ही कंसोल में डाउनलोड करी हुई गेम को डिलीट भी कर सकते हो। बट उसके लिए आपके कंसोल को ऑन होना पड़ेगा, वाईफाई पे होना पड़ेगा, लेकिन चीज बहुत ईजी है। ओवरऑल इनका यूआई, मोबाइल ऐप, सारा कुछ गेम पास के आसपास काफी घूमता है। अब गेम पास का इतना कुछ बता ही दिया हो, थोड़ा सा ब्रीफ भी दे देता हूं कि गेम पास के अंदर आपको 3 टीयर्स मिलते हैं। सबसे पहला नॉर्मल वाला, जिसके अंदर आपको खेलने के लिए बहुत थोड़ी सी गेम्स मिलती हैं। फिर आता है सेकंड टीयर, जिसके अंदर आपको 200-250 गेमें मिल जाती हैं अच्छे वाली, जिसके अंदर फॉर्जा, GTA 5, GTA ऑनलाइन, काफी सारी गेम्स आ जाती हैं। अल्टीमेट के साथ आपको EA और यूबीसॉफ्ट के और बहुत सारे टाइटल्स जुड़ जाते हैं, एक्सबॉक्स के भी और बहुत सारे बड़े टाइटल्स आ जाते हैं। उसके साथ आपको डे 1 टाइटल्स भी मिलते हैं, जो आज ही लॉन्च हुए और आज ही गेम पास पे आपको खेलने के लिए भी मिल गए। बट ये वाली
मेंबरशिप एक्सपेंसिव भी होता है, ऑलमोस्ट 1500 रुपए एक महीने के देने पड़ते हैं। प्ले स्टेशन के सबसे महंगे डीलक्स प्लान से भी डबल है। इसीलिए मुझे एक बारी को इतना क्रेजी लगा कि लोग एक्सबॉक्स की मेंबरशिप पे इतना पागल क्यों है। मैं आज की डेट में ये बता देता हूँ, अगर एक्सबॉक्स खरीद रहे हो तो ये सोचना उसके साथ आपको गेम पास गेम्स खेलने के लिए खरीदना ही पड़ेगा। अगर PS5 या PS4 लेने का प्लान कर रहे हो उसके लिए भी मैं सेम ही चीज बोलूंगा। हाँ, PS4 के साथ थोड़ा डिफरेंट हो जाता है क्योंकि उसकी सीडियां अवेलेबल हैं और उसकी वीडियो आएगी एक्सबॉक्स वर्सेस प्लेस्टेशन 4 वाली। अब बात है इसकी गेम या ये गेम पास कैसे खरीद सकते हैं। तो आपके पास दो तीन ऑप्शंस हैं। सबसे पहली तो रिडीमेबल कोड वाली, किसी भी दुकान वाले के पास जाओ, आप उसको 2000 रुपए दोगे, वो 2000 का रिडीमेबल कोड दे देगा एंड जैसे ही आप उसको रिडीम करोगे आपके कंसोल के ऊपर 2000 पॉइंट्स आ जाएंगे, जिन पॉइंट्स के साथ आप कोई भी गेम खरीद सकते हो, गेम पास खरीद सकते हो, जो कुछ भी है। सेकेंड ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से, लेकिन मेरे पास एक वीजा वाला डेबिट कार्ड है जिसको मैंने स्पेशली लिया था इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए। लेकिन जैसे ही उससे मैंने कंसोल के थ्रू गेम पास लेने की कोशिश की, एरर आ गया एंड उन्होंने मेरे 100 रुपए काट भी लिए एज अ प्रीमियम। मतलब कि मैंने गेम पास खरीदा भी नहीं एंड मेरे 100 रुपए कट भी गए। ये फुल गुंडागर्दी लगी मुझे एक बारी। उसके बाद थर्ड ऑप्शन जो मेरी फेवरेट है, क्योंकि ये ऑप्शन प्ले स्टेशन के अंदर अवेलेबल नहीं है एंड एक्सबॉक्स के अंदर आप मोबाइल ऐप के थ्रू सीधा यूपीआई से भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, विच इज जस्ट क्रेजी एंड वेरी कन्वीनियंट। आप गूगल पे या कोई भी पे से सिंपल यूपीआई से पेमेंट्स कर सकते हो। पेमेंट्स की बात ही हो रही हो तो गेम्स की बात भी कर ही लें, क्योंकि उन्हीं पेमेंट से तो गेमें खरीदी जाएंगी। तो वैसे तो एक्सबॉक्स की गेमिंग लाइब्रेरी बहुत अच्छी खासी लंबी चौड़ी है। ईए स्पोर्ट्स की फुटबॉल होगी, रेसलिंग होगी, ये वाली सारी गेम्स तो एक्सबॉक्स में चलती हैं। फिर सारी की सारी कॉल ऑफ ड्यूटीज भी एक्सबॉक्स में चलती हैं, वो भी डे 1 गेम पास के साथ। फिर यूबीसॉफ्ट की असैसिन्स क्रीड वगैरह, फार क्राई, वो सारी गेम्स इसके अंदर चलती हैं। बाकी GTA 5, रेड डेड रिडेम्पशन, विचर, बहुत सारे टाइटल्स हैं जो आपको डायरेक्टली गेम पास के साथ ही एक्सबॉक्स में खेलने को मिल जाते हैं। मतलब जस्ट कंसोल खरीदो, गेम पास खरीदो एंड एंजॉय करो। पर अब गेमिंग लाइब्रेरी के साथ बात आती है, अगर हमें वो गेमें खरीदनी हो तो क्या सीन है। ऑनलाइन अगर आप खरीदते हो तो गेम्स एक्सबॉक्स के अंदर कोई सस्ती नहीं है। सेम जितने का प्राइस प्ले स्टेशन के अंदर है उतना ही प्राइस एक्सबॉक्स के अंदर है अगर आप गेम को डिजिटली खरीदते हो। अगर आप गेम को फिजिकली डिस्क खरीदते हो, एक्सबॉक्स की मार्केट के अंदर डिस्क कम अवेलेबल है, जिस वजह से इनके डिस्क के प्राइस थोड़े हायर साइड पे होते हैं प्ले स्टेशन से। कम लोगों के पास है, इसकी डिस्क भी कम निकलती है तो कम ही बिकती है। ओवरऑल डिमांड सप्लाई वाला सीन। तो एक्सबॉक्स में आपको फोर्जा, हेलो जैसे बहुत सारे एक्सक्लूसिव टाइटल मिलते थे, जो टाइटल्स अब एक्सक्लूसिव नहीं है क्योंकि फोर्जा वगैरह PS5 में भी आने लग गई हैं। तो ऑल इन ऑल एक्सबॉक्स के पास कोई खुद की एक्सक्लूसिव लाइब्रेरी नहीं है, जैसी लाइब्रेरी प्ले स्टेशन के पास है। गॉड ऑफ वॉर, अनचार्टेड, लास्ट ऑफ अस, डेज गॉन, मतलब आई कैन जस्ट कीप गोइंग। इसी वजह से मैं लाउडली एंड क्लियरली बोल सकता हूं कि एक्सबॉक्स के अंदर गेम्स की कमी है। अगर आपने प्ले स्टेशन की गेम्स एक्सपीरियंस की हुई है तो आपको एक्सबॉक्स की गेमिंग लाइब्रेरी बहुत ही फिक्की लगने वाली है। यही एक रीजन है कि मैंने एक्सबॉक्स खरीद लिया था लेकिन 1.5 महीने तक उसको यूज ही नहीं किया, क्योंकि उसको ऑन करने का ही नहीं दिल करता था। मैं फैन हूं गॉड ऑफ वॉर, लास्ट ऑफ अस जैसी गेम्स का, वो वाली सारी गेम्स इसके अंदर है ही नहीं है। फिर मैंने इसके अंदर सिर्फ 2 गेमें डाउनलोड करी, एक GTA 5 और एक हॉराइजन। सिर्फ उन 2 गेम्स के अंदर ही इसकी पूरी की पूरी स्टोरेज भर गई है, क्योंकि 150 GB की गेम है, 512 GB इसके अंदर मिलती है, लेकिन उसके अंदर से यूजेबल वाली स्पेस सिर्फ और सिर्फ 360 GB है। हमें कंसोल के पीछे एक एक्सपेंडेबल स्टोरेज की ऑप्शन जरूर मिलती है, लेकिन वो एक्सपेंडेबल स्टोरेज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। आई मीन 9 से 10 हजार की है, ऑलमोस्ट कंसोल के आधे प्राइस की। अगर मुझे एक्सपेंडेबल स्टोरेज ही खरीदनी होती मैं उसकी जगह सीरीज एक्स ही खरीद लेता। और जो इसका एक्सपेंशन कार्ड है वो भी बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है मार्केट में, बहुत कम जगहों पे मिलता है। उसके साथ ही एक्सबॉक्स की कोई भी खास एक्सेसरी मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं है। वैसे तो इसका डिजिटल होना, इसके अंदर स्पेस बहुत कम होना एक प्रॉब्लम होनी चाहिए थी, लेकिन एक्सबॉक्स ने लॉन्च करी है क्लाउड गेमिंग और उसके साथ आपको गेम डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं है। आप बस गेम पास खरीद दो एंड डायरेक्टली गेम पे ऊपर जाके प्ले गेम की ऑप्शन कर लो और वहीं से ही गेम चल पड़ती है। एंड जितनी आपने गेम खेली, गेम खेल के जब आपने बंद करी, गेम ऑटोमेटिकली सेव भी होती है। पर अब क्वेश्चन मार्क ये है कि वो गेम्स चलती कैसी है, लैग तो नहीं है, ऑप्टिमाइजेशन कैसी है, क्लिपिंग तो नहीं है, क्या सिस्टम है। तो मैंने कंसोल के साथ लैन लगा रखी थी, जिस वजह से मुझे इंटरनेट के अंदर ज्यादा फ्लक्चुएशन फील नहीं हुई। उसके अंदर मैंने एक्सपीरियंस करा कि मेरी गेम के कटसीन्स ऑलमोस्ट 720 से लेके 1080p के बीच में चल रही थी, लेकिन 10-15 सेकंड के बाद वो स्टेबल 1080p के ऊपर आ गई। मुझे 65 इंचेस की स्क्रीन के ऊपर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये विच वाज रियली ग्रेट। कट सीन्स के ऑडियोज के अंदर कोई भी बफर नहीं था, कोई भी लैग नहीं था, फ्लुएंट मेरे को उनकी ऑडियो सुन पा रही थी, जिस वजह से गेम के कट सीन्स इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं काफी
अच्छे एंजॉय कर पा रहा। जैसे ही मैंने गेम खेलनी शुरू करी, कोई भी इनपुट लैग नहीं था, कोई भी डिले नहीं था कि मैं कंट्रोल अभी कर रहा हूँ और बाद में एक एक्शन हो रहा है। प्रॉपरली ऐसे ही फील हो रहा था कि मेरे कंसोल के अंदर गेम इंस्टॉल्ड है एंड मैं डायरेक्टली वहीं से ही खेल रहा हूँ। डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ आप मजे से क्लाउड गेमिंग करके एंजॉय कर सकते हो। आपको इंटरनल स्टोरेज की कोई टेंशन नहीं है। बस एक चीज है, अगर आपके कंसोल में बैकग्राउंड में कोई भी चीज डाउनलोड हो रही है और आपने क्लाउड गेमिंग पे गेम खेलना शुरू कर लिया, तो वो सारी की सारी डाउनलोड्स को स्टॉप करके सारे का सारा इंटरनेट क्लाउड गेमिंग को दे देता है, ताकि वो आपको स्टेबल गेमिंग प्रोवाइड कर सके, विच इज प्रीटी गुड थिंग एक्चुअली। ये तो बात हुई क्लाउड गेमिंग के क्वेश्चन मार्क्स की, इनपुट लैग तो नहीं है, पिक्सेलेशन तो नहीं है, वो सारा कुछ। बट इसका ट्रू एक्सपीरियंस तो इंस्टॉल्ड गेम्स के थ्रू ही बता सकता हूँ ना। जैसे ही मैंने गेमिंग करनी शुरू करी, मैंने ध्यान दिया रेजोल्यूशन 1440p के आसपास की आ रही है, क्योंकि 65 इंचेस का टीवी था। अगर 1080p होती तो मेरे को पता लग जाती, थोड़ी सी डब्बे डब्बे फील हो जाते। जैसे ही मैं थोड़ा सा GTA को और एक्सप्लोर कर लेता हूँ, मुझे पता लगता है कि इसके अंदर भर भर के मोशन ब्लर डाला हुआ है, मिरर के अंदर रिफ्लेक्शंस फील नहीं होती, सन की रिफ्लेक्शंस कम है, शैडोज के अंदर वो डिटेलिंग नहीं है, फेस के अंदर से भी डिटेल्स मिसिंग है। किसी भी पेड़ को देखते हैं, उस पेड़ के अंदर भी वो डेंसिटी, वो डेप्थ नहीं फील हो रही, जो सारा कुछ PS5 के अंदर फील होता है। लेकिन गेम खेलते हुए गेम बिल्कुल भी लैग नहीं होती, 60 FPS पे गेम चलती है, फुल स्मूथ गेम चलती है। एंड ये सारा कुछ पता है क्यों हो पा रहा है? गेम की ऑप्टिमाइजेशन की वजह से, क्योंकि डेवलपर्स ने गेम इतनी ऑप्टिमाइज करी हुई है इस सीरीज के लिए कि वो ग्राफिक्स एंड जो वो सारी अननेसेसरी चीजें जो नहीं चाहिए, जिनके बिना काम चल सकता है, उन सबको कंट्रोल रख के FPS को बूस्ट करा हुआ है, जिसके साथ एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है गेम्स का। क्योंकि इसके अंदर SSD तो है ही है, जिस SSD के साथ लोडिंग स्पीड्स काफी फास्ट है, मतलब कि PS5 के बराबर की लोडिंग स्पीड्स है, एंड इसीलिए ये नेक्स्ट जेन गेम्स के अंदर चल भी सकता है। और ये वाली सारी चीज इन्होंने अचीव करी पॉलीगॉन्स के नंबर को कम करके। जिसको नहीं पता पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, तो पूरे की पूरी गेम्स पॉलीगॉन से ही बनती है। जितने ज्यादा पॉलीगॉन के पॉइंट्स होंगे, उतनी ही ज्यादा गेम के अंदर डिटेल्स, फेस पे डिटेल्स, पेड़ों के अंदर डेप्थ उतना ज्यादा फील होगा। इस सीरीज एस के अंदर GTA 5 खेलते हुए पॉलीगॉन्स का नंबर कम करा हुआ है, रिफ्लेक्शंस कम करी हुई हैं। जब एकदम से फास्ट देखते हैं तो मोशन ब्लर डाला हुआ है। इन सारी चीजों के साथ गेम की क्वालिटी को कम करके गेम की परफॉर्मेंस को ऊपर रखा हुआ है, एंड इसी सब ऑप्टिमाइजेशन की वजह से ये सीरीज काफी अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है। कि मैंने फुल सिटी के अंदर गाड़ी को फुल तेज भगा के देखा एंड GPU पे पूरा लोड देके देखा, और इस लोड के टाइम भी गेम बिल्कुल भी क्रैश नहीं होती, जरा सा भी फ्रेम ड्रॉप नहीं फील होता, विच फील्स क्रेजी। एंड इस पॉइंट पे लगता है कि यस, नेक्स्ट जेन कंसोल को यूज कर रहे हैं। क्योंकि अगर PS4 Pro पे भी ये वाला टेस्ट करते हैं तो हल्के हल्के फ्रेम ड्रॉप्स और हल्के हल्के लैग महसूस होते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक HHD है। फिर बात अगर फोर्जा की करें, जिसको और ज्यादा ऑप्टिमाइज होना चाहिए, क्योंकि वो Xbox की ऑफिशियल एक्सक्लूसिव गेम है, उसके अंदर भी स्टेबल 60 FPS मिलता है, 1440p अपस्केल्ड पे गेम चल रही है, पॉलीगॉन्स का नंबर कम करा हुआ है, जिस वजह से थोड़ी वो रियलिस्टिक गाड़ी की अप्रोच कम हो जाती है। लेकिन अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूं तो यस, गेम खेल के मजा आता है, लेकिन ये एक्सपीरियंस अधूरा है जब तक हम कंट्रोलर के फीलिंग की बात नहीं करते। जैसे ही मैंने इस कंट्रोलर को यूज करना शुरू करा, तो मुझे पता लगा कि ये कंट्रोलर कितना ज्यादा अंडररेटेड है भाई साहब। सबसे पहले तो इस कंट्रोलर की ग्रिपिंग बहुत ही मजेदार है, फिर इसके बटन्स की फीलिंग PS5 के कंट्रोलर की फीलिंग से बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ही क्लिकी, बहुत ही टैक्टाइल फीलिंग के बटन्स हैं। PS5 के कंट्रोलर में मेन सेलिंग पॉइंट है उनका अडेप्टिव ट्रिगर्स। वो इस चीज के अंदर नहीं है, लेकिन इस चीज के अंदर है वाइब्रेशन मोटर्स। मुझे लग रहा था कि जैसे PS4 के कंट्रोलर के अंदर कुछ भी गाड़ी बजती लगती है तो कंट्रोलर वाइब्रेट हो जाता है, वैसे होगा, लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर बहुत अलग अलग मोटर्स लगी हुई है। जब भी हम गाड़ी को एक्सल देते हैं, आपकी फिंगर रुकती नहीं है, पर बहुत वाइब्रेट होती है, जिसके साथ बहुत इमर्सिव एक्सपीरियंस आता है। एक बारी को ऐसा लगता है PS5 के डुअल सेंस से ज्यादा रिच और ज्यादा बढ़िया फीलिंग आ रही है। अगर सिर्फ PS5 का डुअल सेंस देख के मूड बना रहे हो ना, तो चीज ये भी खतरनाक है भाई। बस इसके अंदर एक ही प्रॉब्लम है कि वॉइस असिस्टेंट नहीं है, असिस्टेंट के थ्रू टाइपिंग करनी बहुत ईजी हो जाती है, वो चीज है। बाकी इस पे हाथ से टाने में भी 1-2 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि इसकी जॉयस्टिक्स थोड़ी सी और है। इन चीजों के अलावा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत मजेदार है। गाड़ी
भगाते हैं, फुल अंदर से फील आती है कि जब रेस दी पूरी उंगलें ऐसे हिलती हैं। जैसे कि मैंने एक्सपीरियंस में बताया कि इस सीरीज एस में गेम को चलने के लिए बहुत ही ऑप्टिमाइज होना चाहिए, जो कि वैसे अच्छी बात है, बट गेमर्स को गेम ऑप्टिमाइज करने में बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा टाइम लगता है, जिस वजह से ये कंसोल थोड़ा अनरिलायबल कंसोल बन जाता है। जैसे कि इसके अंदर वूकोंग नहीं आई थी क्योंकि डेवलपर्स का कहना था कि वो उस गेम को इसके लिए ऑप्टिमाइज ही नहीं कर पाए, एंड ऐसे ही कुछ गेम्स और भी हैं जो इसके ऊपर नहीं आई, एंड आई डोंट थिंक कि GTA 6 भी इस कंसोल के ऊपर आने वाली है। तो बेसिकली ये एक नेक्स्ट जेन कंसोल नहीं मैं कहूंगा, लेकिन एक बढ़िया करंट टाइम में गेम में खिलाने के लिए अच्छा कंसोल है, मतलब सस्ती रेंज का कंसोल है। जिस सस्ती रेंज के कंसोल के साथ आपको टीवी की रिक्वायरमेंट्स भी कोई बहुत हाई एंड नहीं चाहिए, आप अपने घर पे पड़े हुए टीवी के साथ फुल आउटपुट निकाल सकते हो, क्योंकि इसके 2.1 HDMI पोर्ट का भी कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है। 1080p 60 FPS की गेम चलती है, या फिर 1080p को थोड़ा बहुत अपस्केल करके 1440p दिखा देता है। आपकी 2.0 वाली केबल भी मोर देन सफिशिएंट है, एंड आपका टीवी 4K 60 हर्ट्ज है, तो ऑलरेडी वो इस कंसोल के लिए ओवरकिल है। लेकिन क्या ये कंसोल हमें आज की डेट में कंसीडर करना भी चाहिए या नहीं? तो देखो, मैंने जितनी भी चीजें बताई, पॉलीगॉन नंबर, मोशन ब्लर, रिफ्लेक्शन, शैडोज, डिटेल्स, ये सारा कुछ मुझे इसीलिए पता लग पा रहा है क्योंकि मैं एक रिव्यूअर हूं और मैं हर एक तरह का कंसोल टेस्ट करता रहता हूं। लेकिन एक नॉर्मल बंदे को जो एक ही कंसोल रख रहा है और एक टाइम पे एक ही कंसोल यूज कर रहा है, उसको ये वाली सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि गेम स्मूथ चलती है, गेम खेलते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोडिंग स्पीड बहुत बढ़िया है इस कंसोल के साथ भी। हाँ, हैवी गेम खेलते हुए हल्का सा गर्म हो जाता है, पर कोई टेंशन नहीं है। एंड मैंने ये कंसोल ऑलमोस्ट अराउंड 20 to 22,000 की रेंज में खरीदा है। अगर आपको प्ले स्टेशन के एक्सक्लूसिव टाइटल्स के बारे में नॉलेज है, आप उनको खेलने के लिए एक्साइटेड हो, गेम्स लाइक लास्ट ऑफ अस, डेज गॉन, अनचार्टेड, गॉड ऑफ वॉर, स्पाइडरमैन, ये वाली गेम्स खेलनी है जिनका मैंने अभी नाम लिया, फिर तो इसको लेना ही नहीं है क्योंकि इनमें वो गेम्स है ही नहीं। अगर आपको इन गेम्स से कोई फर्क नहीं है, आप ओपन हो बहुत नई नई गेम्स एक्सप्लोर करने के लिए, नॉटी डॉग, विचर, रेड डेड रिडेम्पशन, GTA 5, बहुत सारी गेम्स खेलने के लिए ओपन हो, जिसका गेम पास लेके आराम से उस चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हो। बस आज की डेट में ये Xbox Series S अवेलेबल बहुत कम है, मुझे भी काफी ढूंढने के बाद मिला एक अच्छा Series S। अगर आपको एक अच्छा Series S अराउंड 22 की रेंज में मिलता है, कंसोल बहुत बढ़िया है, मजेदार है, बस थोड़े से एक्सक्लूसिव्स का चक्कर है, थोड़ी सी परफॉर्मेंस को अलग तरह से मैनेज करा हुआ है, लेकिन ओवरऑल जब एक नॉर्मल बंदा गेमें खेलता है तो मजा आ जाता है भाई।